Good evening. So after 1 day break, I come again. I back. So DBA हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना फोल्डर VS कोड पर खोल लेता हूँ। बुक को खोल लेता हूँ एज ब्राउजर पर। और ER मॉडलिंग के सफर पर हम डेटाबेस डिजाइनिंग डेटाबेस डिजाइनिंग के सफर पे हम पहुंच चुके थे ER मॉडलिंग पे, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो होगा ER डेटा मॉडल्स में हम तीन चीजें पढ़ेंगे: एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये कुछ टॉपिक हमारे आज के होने वाले हैं और आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हर बार अगली वीडियो के लिए अपने टॉपिक डिसाइड करके चलेंगे, तो जिससे क्लियर रहेगा कि मुझे आगे कितना कंप्लीट करना है और कितने दिन में हम आखिर आखिर उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क भी लगाया था ग्रीन कलर से कि मुझे 7.2.1 से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एंटिटी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवीजन ले लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। हमने डेटा मॉडल्स पढ़े थे। डेटा मॉडल्स में हमने क्या देखा था? आई थिंक नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करा था। हमने डे 7 डेट से स्टार्ट करा था, डिजाइनिंग फेज से। डिजाइनिंग फेज ये रहे, डिजाइनिंग फेज की ये रहे हमारे नोट्स, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिजाइन में तीन फेज होते हैं, जिसमें पहला फेज होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। देन उसके बाद हमारा सेकंड फेज होता है कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरेक्शन, हम उनसे बात करें और उसके बाद हम उसका एक कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम यूजर की सारी स्पेसिफिकेशंस को स्टोर करते हैं और हम इसमें सोचते नहीं है कि हमें किस तरह से डेटा स्टोर करना है। और इसका जो बेसिकली आउटपुट होता है वो होता है ER मॉडल। देन उसके बाद थर्ड फेज जो होता है उसमें हम बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम अपने ER डायग्राम को जज करते हैं और ER डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं और इनहेंस करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमने 7.1 पहली वीडियो में कवर करा था। देन उसके बाद डिजाइन अल्टरनेटिव्स में हमने कवर करा था कि इसको ऐसे खोल देते हैं। ओके, ठीक है। उसके एक्सटेंशन .md नहीं है, इस वजह से कुछ ऐसा दिख रहा है। .md। सो मैंने इसको इस तरह से खोल लिया है। हाँ, तो डिजाइन अल्टरनेटिव्स में हमने क्या देखा था? इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस स्कीमा वी मस्ट इंश्योर दैट वी अवॉइड टू मेजर पिटफॉल। हमने यहाँ पे दो मेजर पिटफॉल्स के बारे में देखा था, जिसमें पहला था रिडंडेंसी और दूसरा था इनकम्प्लीटनेस। रिडंडेंसी में हमने क्या जाना था कि अगर हम डाटा रिपीट कर रहे हो, है ना, मैंने एक टेबल बनाई थी, एक टेबल था एग्जाम्पल में बुक में, तो उसमें कह रहा था कि आईडी के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोर्स का आईडी और कोर्स का टाइटल, तो यहाँ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ कोर्स की आईडी सफिशिएंट होगी, बट हमने फिर भी कोर्स का टाइटल, कोर्स का सेमेस्टर, ये सब मैंने यहाँ पे रिपीट कर रखा है, तो यहाँ पे इस वजह से डेटा में रिडेंडेंसी हो रही है। ठीक है, स्टोरिंग सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम अननेसेसरली। नॉर्मलाइजेशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमने बस इतना जान लिया कि रिडंडेंसी का मतलब क्या है, कि डेटा को रिपीट करना, किस तरह से डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मेजर पिटफॉल था वो था इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस कहता है कि अगर हमने इस तरह से कुछ मैपिंग कर रखी है, देन हम कोई एक नया कोर्स नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम नया कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो प्राइमरी की ऑफरिंग आईडी है, जिसकी मदद से हम मैपिंग कर रहे हैं ऑफरिंग और कोर्स को, वो नल हो जाएगा। नल, नया कोर्स और उसके बारे में। तो और अगर उसका सेमेस्टर भी नहीं, सेमेस्टर में अगर वो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है वो नया कोर्स, तो उसके लिए भी एक नल फील्ड रहेगी।
जिस वजह से हमारे इसमें डेटा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, कुछ सेल्स हमारे नल रहेंगे। ओके, तो दीज आर थिंग्स वी स्टडी बैक इन आवर डे। अब आज का हमारा टॉपिक है वो है ईआर मॉडलिंग, जिसमें हमें देखने हैं ईआर मॉडलिंग के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या, एंटिटी सेट, सॉरी एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट और एट्रीब्यूट्स। तो हम बारीकी से इसको पढ़ेंगे बुक के थ्रू और उसको समझेंगे। तो लेट्स मूव ऑन द बुक। हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था और यहाँ पे हमने पढ़ करके ये चीज नोट करी थी कि एंटिटी ईआर मॉडल की जो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या होते हैं, है ना। सो हम इसको भी मार्क कर लेंगे और शुरू करते हैं एंटिटी सेट से। एन एंटिटी इज अ थिंग, एक एंटिटी एक थिंग होती है। सेट हमने अपने स्टार्टिंग के भी मतलब जब हमारे स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हुए तो हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ रखा है। सेट इज द कलेक्शंस ऑफ थिंग। ओके, तो अगर एंटिटी सेट लिखा है मतलब कि एंटिटीज का कलेक्शन है। और सेट की एक खास बात होती थी, उसके अंदर जो भी आइटम्स है, उस सेट के जो भी आइटम है, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए, वो रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। तो एंटिटी सेट का मतलब हो जाएगा कि एंटिटी का सेट मतलब एंटिटी का कलेक्शन जिसमें हर एक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई करी जा सके। ओके, तो हम इसका ना एग्जांपल अभी चैट जीपीटी करके पता करेंगे। और वैसे एग्जांपल हम पता चैट जीपीटी करके कर लेंगे, हाँ उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगा। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि एक एंटिटी जो है वो एक थिंग होती है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड का, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब यही होता है कि वो पहचानी जा सके, डिस्टिंग्विश करी जा सके, उसमें कुछ तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको बाकियों से अलग बनाती हो, जिससे कि वो आसानी से पहचानी जा सके फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, बाकी सभी ऑब्जेक्ट से। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन इन अ यूनिवर्सिटी इज एन एंटिटी। यूनिवर्सिटी का हर एक बंदा, हर एक पर्सन क्या है, एक एंटिटी है। एन एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। एंटिटी के पास कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब अब सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि नॉन रिपीटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब कि कुछ खासियत होती है उनमें। एंड द वैल्यूज फॉर सम ऑफ प्रॉपर्टीज में यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। और उस प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज होती हैं और उस वैल्यू में कोई एक ऐसी यूनिक वैल्यूज होती हैं जिसके थ्रू हम एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो फॉर इंस्टेंस एक क्षण के लिए है ना, मतलब कुछ फॉर इंस्टेंस कुछ क्षण के लिए एक क्षण, इंस्टेंस मतलब क्षण होता है ना, मतलब तो अ पर्सन, एक पर्सन मे हैव अ पर्सन आईडी, मे हैव अ पर्सन आईडी प्रॉपर्टी। एक पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन आईडी, हुज हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्सन। और वो जो वैल्यू है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब कि जो भी सेट है उसमें क्या है कि द पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, पर्सन आईडी। पर्सन आईडी क्या है, वो यूनिक है, मतलब कि हर पर्सन की अपनी एक अलग पर्सन आईडी है। ओके, दस इसका मतलब द वैल्यू द वैल्यू 67899011, मतलब कि एक कोई तो रैंडम सी आईडी है पर्सन की, और अ पर्सन आईडी वुड यूनिकली आइडेंटिफाई वन पर्टिकुलर पर्सन इन द यूनिवर्सिटी। अब इसमें यहाँ पे डोमेन सेट है, मतलब कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये आईडी सिर्फ किसी एक ही पर्सन की होगी, रिपीटेटिव नहीं होगी, वरना हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। और उसके हम क्या कह सकते हैं कि डायलेमा पड़ सकता है कि एक ही बंदे की दो आईडी, तो हम कैसे कहें कि किस बंदे की क्या आईडी, हम उसको पहचाने कैसे अलग से। सिमिलरली कोर्स कुड बी, सिमिलरली उसी तरह कोर्स कैन बी थ्रो ऑफ एज एंटिटी, सॉरी थॉट एज एंटिटी। कोर्स भी एक तरीके का एंटिटी है, एंड कोर्स आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई अ कोर्स एंटिटी। अ कोर्स आईडी जो है वो कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। सॉरी, ओहो, एन एंटिटी में बी कॉन्क्रीट, एक एंटिटी कॉन्क्रीट हो सकती है, जैसे कि पर्सन, जैसे कि बुक, और इट में बी एब्स्ट्रैक्ट,
और वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। देखो, एक कॉन्क्रीट एंटिटी तो हमें समझ में आती है कि उसका कुछ फिजिकल फॉर्म होगा, वो टेंजिबल, हम उसको छू सकते हैं, जैसे कि पर्सन हो गया, बुक हो गया। पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज भी होती हैं, ठीक है। अब एंटिटी का मतलब तो हम इतना जान रहे हैं कि वो एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट हो जिसका खुद का कोई अस्तित्व है ना, और रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो। पर वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो गया कि वो एक कॉन्सेप्ट होगा, है ना, मतलब कि वो एक चीज टेंजिबल तो नहीं होगी, मतलब उसको हम छू तो नहीं सकेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सच एज अ कोर्स अ कोर्स ऑफरिंग और अ फ्लाइट रिजर्वेशन। एक कोर्स, कोर्स क्या है? कोर्स एक कॉन्सेप्ट तो है ना, कि हमारे पास कोर्स होगा, मैथ का हो गया, सॉरी बीटेक कोर्स हो गया, बीसी कोर्स हो गया, बीबीए कोर्स हो गया। तो ये सारे कोर्स हैं। अब हम ये कहें तो ये कोर्स डिफाइन होता है कि उसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, क्या इन्वायरमेंट होगा, उससे कोर्स डिफाइन होता है। बट कोर्स रियल में कोई एक ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको हम छू सके, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है, बट वो है ना जिसको हम छू सके, पर वो एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो एंटिटीज दो तरीके की होती हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जैसे कि पर्सन और बुक, जिन्हें हम छू सकते हैं, है ना, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट नहीं, वो सही में एग्जिस्ट करते हैं। और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो सकती है ना, जो कि सही से क्लियर नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। हम बीटेक को छू नहीं सकते हैं, हम कोर्स ऑफरिंग को छू नहीं सकते हैं, हम फ्लाइट के रिजर्वेशन को नहीं छू सकते, हम फ्लाइट की टिकट को छू सकते हैं। एक टेंजिबल वाला एक सेंस ले सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि एक ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। एन एंटिटी सेट, एक एंटिटी का सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज का सेट होता है, ऑफ सेम टाइप, सेम तरीके की एंटिटीज का, दैट शेयर सेम प्रॉपर्टी, जिनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब कि प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट कुछ कुछ सिमिलर जैसा है ना, तो प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट क्या होंगे? वो सेम होंगे। द सेट ऑफ ऑल पीपल हु आर इंस्ट्रक्ट्स एट अ गिवन यूनिवर्सिटी, उन सभी लोगों का सेट जो कि इंस्ट्रक्टर हैं, पढ़ाते हैं कहाँ पे? एट अ गिवन यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, कैन बी डिफाइंड एज द एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर। उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एंटिटी सेट डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर क्या होंगे? एंटिटी होंगी। सिमिलरली, इंस्ट्रक्टर तुम्हारा एंटिटी सेट है, अब उसके अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्टर, मतलब मैंने नाम दे दिया। सिमिलरली, उसी तरह से द एंटिटी सेट स्टूडेंट माइट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। और किसी सेट हम स्टूडेंट की बात करें तो वो सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटी का। और एंटिटी सेट की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर जो एंटिटीज होती हैं उन सभी में सेम टाइप होते हैं, ठीक है। उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, या और वो डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, मतलब अलग, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, हाँ हमने यहां तक पढ़ लिया है। इन प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, बनाने की प्रोसेस में, वी ऑफन यूज द टर्म एंटिटी सेट इन द एब्स्ट्रैक्ट विदाउट रेफरिंग टू पर्टिकुलर सेट और इंडिविजुअल एंटिटी। जब हम डेटा मॉडल को बना रहे होंगे तो हम बार बार उसको एंटिटी सेट नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या कहते हैं कि हम उसको एंटिटी ही बोल देते हैं, जबकि बोलना चाहिए एंटिटी सेट, बट हम पूरा नहीं बोलते, हम एंटिटी बोल देते हैं। वी यूज द टर्म एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी सेट टू रेफर द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ एंटिटीज बिलोंग टू द एंटिटी सेट। तो क्या लिखा है, फिर से यहां से देख लेते हैं। In the process of modeling, we often the use term entity set in the abstract without referring to a particular set of individual entities. We uses the term extension of entity set to refer to the actual collection of entities belonging to the entity set. मतलब कि हम किसी पर्टिकुलरली एंटिटी की बात नहीं करेंगे कि मैं स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ कि रोहन, सोहन और राम, श्याम। हम सीधे सीधे उस सेट की बात करेंगे, स्टूडेंट की। ओके।
Thus, the set of actual instructor in the university forms the extension of entity set instructor. अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्ट्रक्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर, तो उनके लिए एंटिटी सेट क्या होगा? इंस्ट्रक्टर. The above distinction is similar to the difference between a relation and a relation instance which we saw in chapter 2. जो ऊपर हम लोगों ने distinction is similar to the difference between a relation or a relation instance which we saw in chapter 2. मतलब कह रहा है कि जैसे इंस्ट्रक्टर्स, मतलब कि हम सारे इंस्ट्रक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर ए, इंस्ट्रक्टर बी, इंस्ट्रक्टर सी, ठीक है, मतलब मैं सभी इंस्ट्रक्टर को पॉइंट कर रहा हूँ, और एक इंस्ट्रक्टर है ना, तो वो एक पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्टर की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसी तरीके से क्या डिफरेंस होता है, एक रिलेशन का मतलब हो गया कि हम सभी कलेक्शन ऑफ रिलेशंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक. बट एक पर्टिकुलर मैं रिलेशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा इंस्टेंस ऑफ रिलेशन. किसी एक रिलेशन, है ना, आ रिलेशन इंस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलरली एक समय पे किसी एक रिलेशन की बात करना. एंटिटी सेट डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट. एंटिटी सेट जो है उसे बी नॉट बी डिसजॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, इसको मैं कॉपी करूंगा. ओके गाइस, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी खोलूंगा, यहाँ पे मैं इसको सर्च करते हुए पेस्ट कर रुजा बेस्ड इमेज कॉपी है, मैं इसे कॉपी करना चाहूंगा. एक्सप्लेन दिस लाइन इन डिटेल विथ एग्जाम्पल. तो इस तरह से एआई हमारी हेल्प करेगा पढ़ने में. हम्म. तो इन डीबीएमएस स्पेशली इन ईआर मॉडल द स्टेटमेंट एंटिटी सेट डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट, इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट एन एंटिटी object can belong to more than one entity set at a same time. ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो एक एंटिटी का जो एक सिंगल एंटिटी है, जरूरी नहीं कि वो किसी एक सिंगल एंटिटी सेट की हो, वो अलग अलग एंटिटी सेट में भी आ सकती है. ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एन एंटिटी सेट. एक एंटिटी सेट क्या होता है? एक एंटिटी सेट कलेक्शन होता है सिमिलर एंटिटीज का विद द सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है. एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट एंटिटी सेट की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट एंटिटी सेट को हम कैसे कह सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट जिनके पास स्टूडेंट आईडी हो, नेम हो, एज हो, वो सारे हम स्टूडेंट एंटिटी सेट कंसीडर करेंगे. एम्प्लॉय एंटिटी सेट को हम क्या सॉरी एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, क्या कंसीडर करेंगे हम? वो सारे एम्प्लॉय जिनके पास एम्प्लॉय आईडी हो और सैलरी हो, उनको मिला करके एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट बनेगा जिसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय. ईच एंटिटी इज वन इंस्टेंस ईच एंटिटी इज वन इंस्टेंस इन अ सेट. जो भी एंटिटी है एक एक क्षण पे एक क्षण में, मतलब कि एक समय पे सेट में होगी. एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट आईडी 101, नेम राहुल, 102 नेहा. तो ये इस समय क्या है? स्टूडेंट है. अब मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट. डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? टू सेट आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट शेयर एनी कॉमन एलिमेंट. डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वो कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, नो एलिमेंट कॉमन. व्हाट द सेंटेंस मीन इन ईआर डायग्राम? एंटिटी सेट डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट. मतलब कि देखो, डिसजॉइंट का मतलब है कि दो सेट में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट जो होंगे वो सेम नहीं होंगे. पर डीबीएमएस में बुक क्या कह रही है हमारी? बुक हमारी कह रही है कि एंटिटी सेट जो है वो डिसजॉइंट होना, डू नॉट नीड टू डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट होने की जरूरत नहीं है उन्हें. मतलब कि सेम समय पे, है ना, एक समय पे
दो सेट में सिमिलर वैल्यूज, मतलब कि दो एंटिटी सेट में, देखो एग्जांपल के तौर पे ये जो राहुल है, ये राहुल एम्प्लॉय भी हो सकता है, ये राहुल स्टूडेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब इतना है, इट मीन the same real world object can appear in multiple entity set. They can overlap. एग्जाम्पल वन, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। इमेजिन अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी को आप इमेजिन करो, एक पर्सन जो है वो एक स्टूडेंट है, एक पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट, एन एम्प्लॉय, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये तो पर्सन है अमन, पर्सन अमन स्टूडेंट एंटिटी सेट के अंदर भी है और पर्सन अमन एम्प्लॉय एंटिटी सेट के अंदर भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टूडेंट और एम्प्लॉय का डिसजॉइंट निकालेंगे तो वो नल सेट के बराबर, मतलब कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, ओवरलैप कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू, बैंक डेटाबेस की बात करें तो कस्टमर और एम्प्लॉय बीच के बीच में अगर हम एक पर्सन एंटिटी सेट बनाते हैं तो कस्टमर पर्सन के अंदर भी है और एम्प्लॉय भी पर्सन के अंदर है। तो ये काफी एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट का सॉरी, इस लाइन का बस इतना सा मतलब ये है कि दो एंटिटी सेट जो हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन द एंटिटी सेट ऑफ ऑल पीपल इन यूनिवर्सिटी पर्सन। अ पर्सन एंटिटी सेट मे बी एन इंस्ट्रक्टर, एक पर्सन इंस्ट्रक्टर हो सकता है, एन स्टूडेंट एंटिटीज बोथ और नाइदर, और एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और एक स्टूडेंट स्टूडेंट भी हो सकता है। मतलब कि एक स्टूडेंट अगर उसको किसी एक सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो वो उसी में पढ़ा भी सकता है, पर वो एक उसी समय पे स्टूडेंट भी हो सकता है दूसरी क्लास में, है ना। एन एंटिटीज इज अ रिप्रेजेंटेड, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे नोट करते हुए चलना चाहिए। तो मैं नोट्स बनाऊंगा यहाँ से, इस लाइन को मैं पिक करना चाहूंगा। एंटिटी सेट, an entity set may be a concrete such as a person, book, or it may be abstract such as course offering, or flight reservation. An entity set is a set of entity. What happens? Entities of the same type that share the same properties or attribute. ओके, मुझे ये बात थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है पर्सन, बुक, और यहाँ पे एग्जांपल है कोर्स ऑफरिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, एंटिटी सेट डू नॉट बी डिसजॉइंट। ओके, इस बात को लिख लेते हैं और इस बात को समझने के लिए हम यहाँ से कुछ नोट्स उठा लेते हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट क्या है,
Okay. नो कॉमन एलिमेंट डिस्जॉइंट का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल है तो इसको ना प्लेन टेक्स्ट है हमारा ही। इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। सही है। तो हमने यहाँ पे डिसजॉइंट का मतलब लिख लिया है, अब उससे मैं समझ जाऊंगा, है ना, कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एंटिटी रिप्रेजेंट करी जाती है सेट ऑफ एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। प्रॉपर्टी possessed by each member of an entity set। हर जो एंटिटी सेट का हर मेंबर है वो उसके पास होगा। The designation of an attribute for an entity set express that database stores similar information concerning each entity is in the entity set। ओके, तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये कि हर जो मेंबर होगा उसके पास सेम ही एट्रीब्यूट होंगे और डेटाबेस भी उन्हीं सेम इंफॉर्मेशन, सिमिलर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करेगा। However, each entity may have its own value of each attribute। हर एट्रीब्यूट, जो हर एक एंटिटी है उनके एट्रीब्यूट की वैल्यूज अलग अलग होंगी, उनकी खुद की वैल्यूज होंगी, उनकी खुद की वैल्यूज होंगी, जरूरी नहीं कि अलग हो, पर उसमें से एक एट्रीब्यूट जरूर होगा जो कि अलग होगा, जिससे कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। पॉसिबल एट्रीब्यूट ऑफ इंस्ट्रक्टर एंटिटीज सेट, इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट आर आईडी नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ देयर वुड बी फर्दर एट्रीब्यूट्स। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सच एज स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, स्टेट, पोस्टल कोड एंड कंट्री। बट वी ओमिट, हम उनको अभी ओमिट करते हैं, मतलब इनकार करते हैं, मतलब हटाते हैं। दम टू कीप अवर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पलों से, क्योंकि हम उसको सिंपल बनाना चाहते हैं। पॉसिबल एट्रीब्यूट ऑफ कोर्स एंटिटी सेट आर कोर्स आईडी, टाइटल, डिपार्टमेंट नेम एंड क्रेडिट। कोर्स की आईडी क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है, बीटेक हो गया जैसे, डिपार्टमेंट का नाम हो गया सीएस, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और क्या क्रेडिट है उस कोर्स के अंदर, है ना। तो 40 क्रेडिट कुछ समथिंग ऐसे होते हैं बीटेक में। ईच एंटिटी हैज अ वैल्यू। हर एंटिटी के पास एक वैल्यू होगी फॉर ईच एट्रीब्यूट्स, उसके सभी एट्रीब्यूट्स के लिए। फॉर इंस्टेंस, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए। अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर एंटिटी में हैव द वैल्यू 1 to 1 to 1। फॉर आईडी द वैल्यू वो। फॉर नेम, मतलब उसका नाम है वो, आईडी है 12 12 1। द वैल्यू फाइनेंस, डिपार्टमेंट नेम है फाइनेंस, एंड द वैल्यू 90,000। सैलरी, और सैलरी सैलरी कितनी, 90,000। द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्टर है यूनिकली। अभी जो आईडी है, अगर वो इंस्ट्रक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, पर ऐसा एट्रीब्यूट जो एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और एंटिटी के साथ, वरना यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। सॉरी। ठीक है। तो यूनिकली सिंस देयर मे बी मोर देन वन इंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम। एक से ज्यादा सेम नेम तो हो सकते हैं, पर आईडी सेम नहीं होगी। इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट, मैनी इंटरप्राइजेस, बहुत सारे इंटरप्राइजेस
find it convenient to use the society social security number of a person as an attribute whose value uniquely identify the person. तो अच्छा, यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर से पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सकता है, जिसका एक आधार कार्ड होगा। इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है, वैसे वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर। इन जनरल द enterprises would have to create and assign a unique identifier for each instructor. तो इंटरप्राइजेस पे हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रक्टर के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाना होगा। ठीक है, वही बात है, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। A database thus includes a collection of entity set, each of which contains any number of entity of same type. Figure 7.1 show a university database that consider of two entity set, instructor and student. To keep the figure simple, only sum of attributes of two entity sets are shown. तो 7.1 है ये, और इसमें दो केवल एंटिटी सेट है, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट। तो डेटाबेस क्या है कि इन एंटिटी सेट का कलेक्शन ही है, तो यहाँ पे बोला गया है ना। तो एज एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक डेटाबेस फॉर अ यूनिवर्सिटी में इंक्लूड नंबर ऑफ अदर एंटिटी सेट, उनके अंदर और भी दूसरी दूसरी एंटिटी सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, द यूनिवर्सिटी सेट हैज आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स, यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज भी हो सकते हैं, विच रिप्रेजेंटेड बाय द एंटिटी सेट कोर्स, जो कि कोर्स एंटिटी सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो मतलब बहुत सारे एंटिटी सेट हो सकते हैं, बट अभी राइटर ने सिंपलिसिटी के लिए केवल दो एंटिटी सेट को यहाँ पे दिखाया है, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो बैटरी डाउन हो गई है, इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, तो हमने एंटिटी सेट को समझा, यहां तक हमने बस उसके बारे में थ्योरी पढ़ी है। थोड़े से एग्जाम्पल देखे हैं, जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे या डायग्राम बनाने पे, जो कि एक्सरसाइज के लास्ट में होंगे, तब हमारी इस पे जो क्या कहते हैं ग्रैबिंग होगी वो काफी स्ट्रांग होगी, है ना, हम उसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। अभी के लिए थ्योरी पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हुए चलते हैं। अब रिलेशनशिप सेट की बात करते हैं कि रिलेशनशिप सेट क्या होता है, इसको कॉपी कर लेते हैं। बस नहीं, 7.21.1, 7.2.2। वैसे गाइस आप बोर हो रहे हो क्या? बोर मत हो, है ना। हमें फोकस करना है, देखो हमें समझना है इस जेनजी में, जो हमारी नई जनरेशन है, इसमें फोकस होने की कैपेसिटी काफी कम है ना। हम लगातार एक समय पे टिक करके एक काम नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज है, जिसमें कि हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमें वही चीज बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बुक पढ़ के हमारा यही बिल्ड होता है कि हम पेशेंस से हम चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर इसी केस में अगर हम कोई ट्यूटोरियल देख रहे होते तो रिकमेंडेशंस की वजह से कभी कभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट नहीं, हम बुक पढ़ेंगे। और एक तो पढ़ने से हमारी रीडिंग, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज कह सकते हो कि अच्छी हो रही है, बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कह लो, इसीलिए बुक रीडिंग इज नेसेसरी, और आप मेरे साथ बुक रीड करो, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। और हैप्पी हैप्पी पढ़ेंगे, काम करना ही है, या तो खुशी से कर लो, या तो मतलब नहीं खुशी से करोगे तो अच्छा नहीं है, खुश होकर के करते हैं। तो रिलेशनशिप सेट पे बात करते हैं। अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटी। देखो, अब ये लाइन कह रही है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि एक बताना कि हम आपस में क्या क्या रिलेटेड हैं, है ना, संबंध बताना। एसोसिएशन जुड़ाव बताना कि किस तरह से जुड़ी हुई है वो चीजें, है ना, आपस में रिलेट करती हैं एंटिटीज में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप एडवाइजर, हम एक रिलेशनशिप एडवाइजर बना सकते हैं, ठीक है।
अभी एडवाइजर रिलेशन ये क्या रिप्रेजेंट करती है देखते हैं। दैट एसोसिएट्स इंस्ट्रक्टर कार्ड्स विथ स्टूडेंट संकर। तो एडवाइजर रिलेशनशिप है किसके बीच में? इंस्ट्रक्टर कार्ड्स और स्टूडेंट संकर के बीच में। देखो दो एंटिटी है, कौन कौन है? कार्ड्स जो कि इंस्ट्रक्टर हैं और शंकर जो कि एक स्टूडेंट है। अब ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हैं? तो ये एडवाइजर के थ्रू रिलेट है, मतलब कि इन दोनों के बीच में एडवाइजिंग का रिलेशन है ना, कि जो कार्ड्स हैं वो एडवाइज करते हैं शंकर को। दिस रिलेशनशिप स्पेसिफाई दैट कार्ड्स इज एन एडवाइजर टू द टू स्टूडेंट शंकर। A relationship set, a relationship set is a set of relationship of the same type. अब रिलेशनशिप सेट भी क्या है? सेट ऑफ रिलेशनशिप है सिमिलर तरीके की। फॉर्मली अगर हम उसको मैथमेटिकली फॉर्मली कहें, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन ऑन एन ग्रेटर देन टू possibly non-distinct entities that if E1, E2 and En are the entity set, then a relationship set R is a subset of E1, E2, En. E1 belongs to E1, E2 belongs to E2 belongs to En, where जहां पर स्मॉल E1, स्मॉल E2 और स्मॉल En जो है वो रिलेशन है, ठीक है। और ये हमारे एंटिटी सेट है, मतलब कि E1 एक एंटिटी सेट है, E2 एक एंटिटी सेट है और En एक एंटिटी सेट है। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लेकर आता हूं, और इस पे एक ब्रैकेट बॉक्स में रखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक रिलेशन से सेट, आ रिलेशनशिप सेट, जो रिलेशनशिप सेट होता है, ओके। अच्छा अब ये बोल्ड नहीं होगा, तो इतना नहीं, हम केवल इट इज आ, पहले मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, मुझे एक मिनट दो सर। रिलेशन ऑन एन ग्रेटर देन टू possibly non distinct entity set। ओके, तो हमने इनको फॉर्मेट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एन का मतलब क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन में लिखने का कोशिश करा गया कि रिलेशन होता क्या है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और वो दोनों जो होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब जो रिलेशन बनेगी वो हमेशा दो लोग के बीच में स्टैब्लिश होगी, ठीक है। वो कोई तो दो एंटिटी होगी, ठीक है। वो स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन हो सकता है फ्रेंड का, ठीक है। स्टूडेंट टीचर के बीच में एक रिलेशन हो सकता है टीचिंग का, मतलब कि कोई तो दो एंटिटी होनी जरूरी है एक रिलेशन में। एक रिलेशन दो एंटिटी को आपस में रिलेट करता है, तो मतलब कम से कम दो तो एंटिटी होगी, और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, और वह साथ ही साथ क्या होंगी? नॉन डिस्टिंक्ट, सिमिलर हो सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सिमिलर, ओके। तो यहाँ पे एन का मतलब है एंटिटी सेट, सॉरी, यहाँ पे एन का मतलब एंटिटी नहीं है, यहाँ एन का मतलब एंटिटी सेट है। तभी तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है नॉन डिस्टिंक्ट। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि दो स्टूडेंट में भी आपस में रिलेशन हो सकता है, एक
कल एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का दोस्त हो सकता है, ठीक है, क्लासमेट का एक रिलेशनशिप हो सकता है दो स्टूडेंट्स के बीच में। पर उस केस में एंटिटी सेट क्या है, वो तो सिमिलर ही है ना, एंटिटी सेट तो सिमिलर ही है। तो एंटिटी सेट नॉन डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। काम करते हैं, इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करके इससे थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्लेन दिस एक्सप्लेन दिस विथ एग्जांपल एंड गिव डिटेल अबाउट नॉन डिस्टिंक्ट नॉन डिस्टिंक्ट वर्ड यूज्ड हेयर। तो हम अब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक रिलेशनशिप सेट ईआर मॉडल में एक रिलेशनशिप सेट होता है कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप का ऑफ सेम टाइप बिटवीन एंटिटीज के बीच में। एक रिलेशनशिप कनेक्ट टू और मोर एंटिटी, एक रिलेशनशिप कनेक्ट करती है दो और उससे ज्यादा एंटिटी को। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी सेट स्टूडेंट और कोर्स, रिलेशनशिप इन रोल का उसके बीच में रिलेशन है। फॉर द रिलेशनशिप सेट इन रोल्स, अगर इन रोल्स नाम का रिलेशनशिप सेट है तो इनरोल इसका क्या है, एक एंटिटी है, सॉरी एक रिलेशन है। कंटेन्स ऑल इनरोलमेंट, एग्जाम्पल कपल इनसाइड अ सेट। अब मुझे टेबल के फॉर्म में एक रिलेशन बतानी, तो क्या करूंगा, मैं एंटिटी सेट के नाम लिखूंगा ऊपर और उन एंटिटीज को इस तरह से मेंशन कर दूंगा कि राहुल पढ़ता है डीबीएमएस, नेहा पढ़ती है ओएस, राहुल पढ़ता है एआई और साहिल पढ़ते हैं डीबीएमएस, अभी वीडियो में है ना। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है एक टेबल के फॉर्म में। ईच रो इज अ वन रिलेशन इंस्टेंस, हर एक रो एक रिलेशन है। और ये पूरी एक टेबल क्या है, रिलेशन रिलेशनशिप सेट है ना, रिलेशनशिप का सेट कह सकते हैं। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, इस रिलेशनशिप का नाम है इनरोलमेंट या फिर कह लो इनरोल। ओके, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल डिफिनेशन, हम मैथमेटिकल डिफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इवन इनटू का मतलब एंटिटी सेट से था, तो हमारे पास जो एग्जांपल था उसको ही हम लेके चलते, तो इवन मान लेते स्टूडेंट है और ई2 हमारा क्या है, कोर्स है। अब रिलेशनशिप टपल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एंटिटी और कोर्स एंटिटी। टपल का मतलब होता है कि यूनिकली रिकॉर्ड है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो एक रो है ये एक टपल, इस एक रो को हम टपल कहते हैं, ठीक है, रो को हम टपल बोलते हैं। यहाँ टपल का मतलब इस रो से ही है। A relationship written is written as a tuple, student entity, course entity. Example, राहुल DBMS। इससे मतलब क्या निकलेगा, राहुल enroll in DBMS। ओके, कार्टेशियन कार्टेशियन पॉसिबिलिटी, मैथमेटिकल ऑल पॉसिबल पेयर्स, स्टूडेंट कोर्स, राहुल डीबीएमएस, राहुल ओएस भी पढ़ सकता है, राहुल एआई भी पढ़ सकता है, नेहा डीबीएमएस भी पढ़ सकती है, नेहा ओएस भी पढ़ सकता है, नेहा एआई भी पढ़ सकती है। पर ये सारी रियल रिलेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन का मतलब होता है कि हम सभी को सभी से रिलेट करें, तो मैंने यहाँ पे सभी को सभी से रिलेट करने का ट्राई करा, पर इसमें से ये जो दो हैं ये तो फेक है, ओरिजिनल तो सिर्फ राहुल और डीबीएमएस वाला है। तो रिलेशनशिप सेट इज अ सबसेट, तो रिलेशनशिप सेट जो है ना वो इसी का सबसेट हो जाएगा, मतलब इसी के अंदर से कुछ है। किसका सबसेट है, ओनली द एक्चुअल रिलेशनशिप्स आर स्टोर, जो भी रिलेशनशिप स्टोर है उसका एक सबसेट हो जाता है। दिस इज अ सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अभी जो एक रिलेशन है ये सबसेट है, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनी है इन सब का, इन सब में कोई एक है ये।
दैट इज डेफिनेशन से कहती है कि आर जो है रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, सारी रिलेशंस का। जो यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन बना हुआ है शायद, ये तो बिलोंग्स का है। हम्म, बिलोंग करता है मतलब कि ये तो पूरा सेट हो गया सारी एंटिटीज और उनके बीच ही रिलेशन का। एक रिलेशन इसका सबसेट होगा मतलब उससे बिलोंग करता होगा। हाँ तो ठीक है। अब वाई एन ग्रेटर देन टू, इसका मतलब क्या है? अ रिलेशनशिप मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू एंटिटी। अच्छा, इसका मतलब एंटिटीज से ही है। रिलेशनशिप के अंदर कम से कम दो एंटिटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स, दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट और कोर्स। डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, इसके अंदर भी दो एंटिटीज हैं, एक डॉक्टर है एक पेशेंट है। सप्लायर सप्लाईज पार्ट टू प्रोजेक्ट। अब पार्ट टू प्रोजेक्ट इसमें भी तीन एंटिटी हो गई। सप्लायर एक एंटिटी हो गई, जो वो सप्लाई कर रहा है पार्ट, वो एक एंटिटी हो गई। जिस प्रोजेक्ट पे वो सप्लाई हुआ है वो एक तीसरी एंटिटी हो गई। तो दो या दो से ज्यादा एंटिटी होगी, पर उससे कम नहीं होगी। मीनिंग ऑफ पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है इट मीन्स सेम एंटिटी सेट कैन अपीयर मोर देन वन इन अ रिलेशनशिप। जो सेम एंटिटी सेट है वो एक से ज्यादा बार रिलेशनशिप में आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अ रिलेशनशिप कैन नॉट सॉरी अ रिलेशनशिप कैन कनेक्ट एंटिटीज फ्रॉम द सेम एंटिटी सेट। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन होता है वो सेम एंटिटी सेट में भी रिलेशन को बताता है, जिसे हम लोग रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया रिकर्सिव रिलेशन का। तो ये एक लाइन ने एक अलग ही चीज यहाँ पे मतलब इसको, इसने एक चीज और हमें बता दी है कि इस लाइन का जो मतलब है पॉसिबली नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट, इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशंस क्या होती है? वो रिलेशन जो कि सेम सेट के अंदर हो। तो इसको मैं मार्क करना चाहूंगा। ओके, आगे पढ़ लेते हैं इस पे और क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट, अगर इसका एग्जाम्पल ले हम, अगर एक हम सेट ले लेते हैं एम्प्लॉय का, एंटिटी सेट का, और रिलेशनशिप ले लेते हैं सुपरवाइज। बोथ रोल कम्स फ्रॉम सेम एंटिटी सेट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को सुपरवाइज करे। जिस एम्प्लॉय को ज्यादा डिटेल है उस प्रोजेक्ट की, वो अपने सब एम्प्लॉय को, अपने कलीग को समझा सकता है और सुपरवाइज कर सकता है। तो यहां से सुपरवाइजर हो गया हमारा अमित, और सब ऑर्डिनेट हो गया राहुल। तो दोनों ही एम्प्लॉय एंटिटी सेट के अंदर हैं, और इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है सुपरवाइज की। मैथमेटिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो सुपरवाइजर्स रिलेशनशिप है वो इसका सबसेट होगा। सेम एंटिटी सेट यूज्ड ट्वाइस। सेम एंटिटी सेट जो है एम्प्लॉय एम्प्लॉय दो बार यूज हो गए। दूसरा एग्जांपल हो गया पर्सन मैरिड टू रिलेशनशिप, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। रियल लाइफ एग्जांपल हो गया भाई ये तो, कि जॉन मैरी टू मैरी, वाह, जॉन मैरी से ही मैरी करता है। राहुल मैरिड करता है प्रिया से। तो दोनों ही सेम एंटिटी सेट से हैं, पर्सन, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? शादी का। आ, तीन एंटिटी सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट कोर्स और इंस्ट्रक्टर। टेक्स कोर्स फ्रॉम, टेक्स कोर्स फ्रॉम, तो राहुल
टेक्स डीबीएमएस, और डॉक्टर शर्मा ने भी डीबीएमएस लिया है, पर राहुल इस केस में डीबीएमएस पढ़ते हैं और इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं। बट दोनों ने ही तो कोर्स लिया है ना? तो दोनों को ही कोर्स दिया गया है, राहुल को कोर्स दिया गया है डीबीएमएस और इंस्ट्रक्टर को कोर्स दिया गया है वो डीबीएमएस। तो ये तीन एंटिटीज के बीच में रिलेशन हो गई। विजुअल इंस्टीट्यूट, डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट, स्टूडेंट एनरोल्स कोर्स। अब ये क्या है? डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट क्या होते हैं? स्टूडेंट एनरोल कोर्स। और नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट क्या होते हैं? मतलब सेम के अंदर अगर बन रहा है तो नॉन डिस्टिंक्ट है, और अगर डिफरेंस के बीच में बन रहा है तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट है। विजुअल में बता दिया इन्होंने। फाइनल इसका सिंपली मीनिंग इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, की पॉइंट्स। तो हमें अभी यहाँ तक नॉन डिस्टिंक्ट एंटिटी सेट का मतलब पूरा हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके। हम लोगों ने बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल भी देख लिया है। अ, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल नोट नहीं करे हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं। तो रिकर्सिव के कुछ एग्जाम्पल हो गए ये। ठीक है, तो रिलेशनशिप सेट यहाँ पर हम लोगों ने सो कवर करा है। अब फिगर 7.2 में इन्होंने कुछ एसोसिएशन दिखाए हैं कि क्रिक तनाका को एडवाइस करता है, कार्ड्स संग शंकर और जैंग को एडवाइस करता है, और इस तरह से लाइंस के थ्रू आइंस्टीन पी पेल्टियर को एडवाइस करता है। तो इस तरह से कुछ रिलेशनशिप्स बनाई गई हैं। द एसोसिएशन बिटवीन, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं अनदर एग्जाम्पल तो हम लोगों ने बहुत देख लिया चैट जीपीटी से, है ना? थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी सेट इज referred to as a participation, that is, the entity set E1, E2, En participate in a relationship set R. तो जो एसोसिएशन होता है, जो कनेक्शन होता है किसके बीच में? एंटिटी सेट, वो रेफर करा जाता है एज अ पार्टिसिपेशन के तौर पे। दैट इज द एंटिटी सेट के बीच में पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। एंटिटी सेट की जो एंटिटीज होती है वो पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में। ठीक है, एक सेट आर में एक रिलेशनशिप इंस्टेंस की बात करें, इज एन ई आर स्कीमा, तो एक एंटिटी रिलेशनशिप स्कीमा को रिप्रेजेंट करेगा। एन एसोसिएशन बिटवीन द नेम्ड एंटिटीज इन अ रियल वर्ल्ड एंटरप्राइजेस दैट इज बीइंग मॉडल्ड। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो एंटिटीज है ना, वो रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, और उसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ई आर स्कीमा बोलेंगे, और वो रियल वर्ल्ड से उठाई मतलब मॉडल करी गई होंगी। और फिर इसने एक एग्जाम्पल की बात करी है जो नीचे लिखा हुआ है ना? द फंक्शन दैट एन एंटिटीज प्ले, फंक्शन जो कि दैट एन एंटिटी प्ले इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन एंटिटीज रोल। ये लाइन समझ में नहीं आई। ओके, तो मुझे ये लाइन समझाओ चैट जीपीटी। सॉरी, एक्सप्लेन दिस। फंक्शन दैट, जो कि एक एंटिटी है, प्ले इन अ रिलेशनशिप, द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्ले, मतलब कि एक एंटिटी जो कि काम करती है ना, फंक्शन मतलब कि काम करना होता है।
रिलेशनशिप में, उसे हम एंटिटी का रोल कहते हैं। मीन्स दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, एक एंटिटी पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में विद अ स्पेसिफिक कैपेसिटी और अ फंक्शन, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी के साथ और फंक्शन के साथ। दैट फंक्शन इज कॉल्ड इट अ रोल, उस फंक्शन को हम लोग रोल कहते हैं। ओके, व्हाई डू वी नीड रोल, हमें रोल की क्या क्या जरूरत है? सम टाइम, कई बार एक रिलेशनशिप कनेक्ट एंटिटीज दैट बिलोंग टू द सेम एंटिटी सेट। एक रिलेशनशिप जो होती है वो कनेक्ट करती है अलग अलग एंटिटीज को जो कि सेम एंटिटी सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं, और इवन डिफरेंट सेट्स बट डिफरेंट मीनिंग इन अ रिलेशनशिप। टू क्लियरली टू क्लियरिफाई हु इज डूइंग व्हाट, वी डिफाइन रोल्स, हम उसमें रोल्स डिफाइन करते हैं। और रोल डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एन एंटिटी विद इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप में दो एंटिटीज सिमिलर सेम हो जाती हैं, है ना? तो मुझे रोल के थ्रू उसको बताना पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया जो हाँ, ये वही वाला एग्जाम्पल है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का। तो अमित और राहुल दोनों क्या है, एम्प्लॉय हैं। तो कौन सा एम्प्लॉय सुपरवाइज करता है? तो जो अमित है वो सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर जो है वो रोल हो जाएगा। तो रोल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उनके बीच में। सॉरी गाइस, बहुत नाक पिचिंग हो रही है यार। तो अगर रिलेशनशिप सेम एंटिटी सेट में है, या फिर कई बार अलग अलग एंटिटी सेट में भी होता है, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में रोल की हेल्प लेते हैं हम। रोल के थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। आ, जैसे कि मैरिज वाले में एग्जांपल हो गया, राहुल का रोल हो गया हस्बैंड का और प्रिया का रोल हो गया वाइफ का। गुड। सेम एंटिटी सेट अपीयर मल्टीपल टाइम, एम्प्लॉय मैनेज एम्प्लॉय, रोल हो जाएगा मैनेजर और वर्क। तो इसको मैं नोट करना चाहूंगा। और इसको भी ऊपर। मार्क डाउन कॉपी हो जाओ। नहीं कॉपी हो रहा, छोड़ो। यहाँ पे मैं तीन ऐसे दे देता हूँ तो इससे सेपरेशन समझ में आएगा। यहाँ से हमने रोल की बात करी है। ओके। रोल्स आर इम्प्लिसिट, रोल इम्प्लिसिट होते हैं एंड आर नॉट यूजुअली स्पेसिफाइड, और ज्यादातर उसको हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। हाउएवर दे आर यूजुअली व्हेन द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप नीड टू क्लेरिफिकेशन। अब वो इम्प्लिसिट होते हैं, वो हमेशा दिखते नहीं है, है ना? और हम उसको ज्यादातर बात भी नहीं करते हैं, बट जब हम क्लेरिफिकेशन की बात करें, जब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम जरूर उसको स्पेसिफाई करते हैं। सच इन केस व्हेन एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब एक ही सेट से हो तो दैट इज द सेम एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट मोर देन वंस इन अ डिफरेंट रोल, तो वो अलग अलग रोल से पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस टाइप ऑफ एंटिटी सेट समटाइम कॉल्ड अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। हमने इसको नोट कर लिया है। सेट एक्सप्लिसिटली रोल नेम्स आर नेसेसरी, उस केस में जो रोल का नाम हो जाता है वो नेसेसरी हो जाता है टू स्पेसिफाई
हाउ एन एंटिटी पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, किस तरह से वो एंटिटी जो है वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अब इन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने भी एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है, तो हम इस एग्जाम्पल को स्किप करते हैं। गॉड इन्फॉर्मेशन कोर्स टू डिस्पाइट सिचुएशन वेयर कोर्स टू प्री रिक्विजिट कोर्स हो जाता है, दो कोर्स के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑल रिलेशनशिप्स, सभी रिलेशनशिप्स में एक प्री रिक्विजिट कोर्स हो जाता है और एक पेयर बन जाता है C1 और C2 का। A relationship may also be have attributes called descriptive attributes। एक रिलेशनशिप के अंदर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। कंसीडर अ रिलेशनशिप सेट एडवाइजर है, अगर हम एडवाइजर रिलेशनशिप सेट की बात करें विथ एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, एंटिटी सेट और इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच में वी कुड एसोसिएट द एट्रीब्यूट डेट, हम डेट एट्रीब्यूट की बात कर सकते हैं विद दैट रिलेशनशिप टू स्पेसिफाई डेट व्हेन एन इंस्ट्रक्टर बिकम अ एडवाइजर ऑफ अ स्टूडेंट, जो कि डेट बताएगा कि कब वो इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का एडवाइजर बना। The advisor relationship among the entities corresponding to instructor cards and student Sankar has a value 10 June 2007 for attribute date, which mean cards become Sankar advisor on June 10। तो डेट एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो रिलेशनशिप के अंदर ये डेट जो बता रहा है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, जो कि ये बता रहा है कि कब कार्ड्स शंकर का एडवाइजर बना था। तो रिलेशनशिप के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी होता है। फिगर 7.3 shows the relationship set advisor with a descriptive attribute date. Please note that cards advise two student with two different advising date। ओके, तो कार्ड जो है 10 जून को शंकर को एडवाइस करता है और 12 जून को जैंग को एडवाइस करता है। तो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से दो रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगी। विद द रिलेशनशिप we can associate the attribute date with that relationship to specify the date when an instructor become an advisor of a student। The advisor relationship among the entities corresponding to instructor cards and student Sankar has a value 10, which mean cards become the मैं वापस से वही पढ़ गया, सॉरी। फिगर 7.3 शो करता है रिलेशनशिप सेट advisor with descriptive attribute date। Please note that as more realistic example of descriptive attribute for relationship, consider entity set student and section with participant in a relationship set takes। ओके, तो गाइस मैं क्या करूंगा, इसमें आगे भी बहुत है, तो मैं आज की रीडिंग यहाँ तक रोकना चाहूंगा। आज तो मैं पानी भी लेके नहीं बैठा हूँ, तो मेरा गला बोलते बोलते थोड़ा सा दुख गया है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं कल से फिर से पढ़ूंगा। तो हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की, तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट से हम कल फिर से पढ़ेंगे। डेली लॉग्स में मैं लिख देता हूँ, आज है #day10 और आज हमने पढ़ा एंटिटी सेट के बारे में और रिलेशनशिप सेट, जो कि आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।